हेलो एस्पायरेंट। आज है 8 जुलाई और आज हम पीआईबी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी जहाँ से सीधा सवाल आ सकता है वो टॉपिक और उससे जुड़ी स्टैटिक जानकारी। तो आज हम पहला आर्टिकल देखते हैं। पहला आर्टिकल है, निर्वाचन आयोग ने मीडिया और संचार अधिकारियों का तीसरा एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। जो किसने किया? निर्वाचन आयोग ने किया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये शायद कभी ना पूछी जाए हमसे कि मीडिया और संचार अधिकारियों का तीसरा एक दिवसीय सम्मेलन किसने आयोजित किया। सवाल पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा वो सवाल होगा निर्वाचन आयोग से। तो हम क्या करेंगे, हम निर्वाचन आयोग को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको एक बार साथ में देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम निर्वाचन आयोग की बात करें तो जो निर्वाचन आयोग है इसका वर्णन संविधान में कहाँ है? तो इसका वर्णन संविधान में, संविधान के भाग 15 में क्या बताया गया है? निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, याद रखेंगे। इसके बाद अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल 324 से 329 तक, 324 से 329 तक क्या दिया गया है? निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है कि निर्वाचन आयोग की क्या शक्तियाँ होंगी, इसके कार्य क्या होंगे और इसका कार्यकाल कितना होगा। ये सब कहाँ पर चर्चित है? इसके सबकी वर्णन जो किया गया है वो किया गया आर्टिकल 324 से 329 के बीच में। क्योंकि निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है 25 जनवरी 1950 को, इसीलिए जो 25 जनवरी है इसको हम क्या मनाते हैं? इसी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 25 जनवरी को क्या किया गया, हमारे यहाँ जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना की जाती है। अब देखते हैं निर्वाचन आयोग के सदस्य कौन कौन होता है। तो जो निर्वाचन आयोग है इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष के साथ में कौन होता है? एक अध्यक्ष के साथ में 2 सदस्य भी होते हैं, यानी कुल मिलाकर कितने सदस्यीय संस्था है? ये 3 सदस्यीय क्या है, एक संस्था है। अब जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया और 2 क्या हो जाएंगे? ये अन्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। लेकिन 1989 से पहले तक का क्या था, याद रखना, 1989 से पहले ये जो निर्वाचन आयोग थी ये एकल सदस्यीय संस्था थी। क्या थी? एकल सदस्यीय संस्था थी। यानी 1989 से पहले इसमें 3 सदस्य नहीं थे, बल्कि कितने सदस्य थे? मात्र एक सदस्य होता था। अगर हम बात करें कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो कौन करेगा? इनकी नियुक्ति जो करेंगे वो करेंगे राष्ट्रपति। कौन करेंगे? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तो कर देती, लेकिन अगर इनका कार्यकाल याद करना हो तो इनका कार्यकाल क्या है? इनका कार्यकाल है 6 वर्ष की आयु, 6 वर्ष कार्यकाल या फिर 65 वर्ष की आयु, यानी जो भी पहले पूरा हो जाए। अगर 6 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाता है तो 6 वर्ष के कार्यकाल तक बने रहेंगे, या फिर अगर 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो 65 वर्ष की आयु तक बने रहेंगे। आगे क्या देखेंगे? आगे देखेंगे कि जो इन्हें है, इन्हें सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके समान दर्जा दिया गया है। और इनको अगर निष्कासित करना है, इनकी हटाना है, तो इनको निष्कासन करना है। इनको निष्कासन की प्रक्रिया सेम वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज की है, यानी महाभियोग के द्वारा ही क्या होगा, इनको हटाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब ये चीज़ें हमने कवर कर ली कहाँ से? स्टैटिक्स, यानी स्टैटिक की सारी जानकारी एक साथ हो गई। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे इसी से रिलेटेड एक चीज़ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हों। मान लीजिए पहला क्वेश्चन पूछ ले, इसमें से क्या पूछ सकता है आपसे कि हाल ही में निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया और संचार अधिकारियों का कौन से संस्करण का सम्मेलन आयोजन किया गया? तो भैया कौन सा है? तीसरा है। तो याद रखेंगे कौन सा है? तीसरा है। इतना याद रखेंगे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सबको याद होगा, श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बात करें कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की स्थापना करता है, तो कौन सा अनुच्छेद? 324 क्या करेगा? निर्वाचन आयोग की स्थापना करेगा। ये हो गया। आगे देखते हैं। आगे है कि निर्वाचन आयोग किस संस्था का चुनाव संपन्न कराता है? निर्वाचन आयोग द्वारा कौन कौन से चुनाव कराए जाते हैं? तो निर्वाचन आयोग जो है कौन कौन से चुनाव कराता है? वो अगर लोकसभा के, राज्य विधानसभा के और राष्ट्रपति के चुनाव कौन कराएगा? ये कराएगा निर्वाचन आयोग। लेकिन कौन सा ये नहीं कराता है? याद रखना, पंचायत के चुनाव में इसकी भूमिका नहीं होती। किसमें? पंचायत में। और कौन कौन से कराएगा? तो राष्ट्रपति का कराता है, उपराष्ट्रपति का कराएगा, राज्य विधानसभा का कराएगा, लोकसभा का कराएगा, इसे वही कराएगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसी के साथ क्या होता है, हमारा ये जो पहला आर्टिकल है ये कंप्लीट होता है और इस आर्टिकल से जुड़ी हमने स्टैटिक जानकारी साथ में कवर की। आगे क्या कहता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, इसने एक रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट का नाम है AIAISHE, इसे एस रिपोर्ट कहते हैं, या इसी का जो पूरा नाम है वो है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण किसका नाम है? एस रिपोर्ट जो है इसका नाम है अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण। अब क्या किया गया? ये रिपोर्ट निकाली गई।
अब इस रिपोर्ट से जुड़ी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जैसे पहली बात, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पहला क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। अगर शुरुआत शिक्षा मंत्रालय से की गई थी, जारी भी शिक्षा मंत्रालय करता है, लेकिन अगर वर्तमान में पूछें कि वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है, तो वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम में दिया है, तो वो भी सही है। कौन सा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये भी ऑप्शन में दिया है तो ये भी सही है। यानी दो मंत्रालय में किसी कोई एक नाम लिया है, शिक्षा मंत्रालय या मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब चूंकि जो शिक्षा है ये राज्य सूची का विषय थी, कब, जब संविधान बना था। शिक्षा को क्या बनाया गया था, राज्य सूची का विषय बनाया गया। जब संविधान बना तब इसे राज्य सूची के तहत रखा गया। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो इसी शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके क्या कर दिया गया, इसको समवर्ती सूची में रख दिया गया। यानी अब इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, क्योंकि पहले क्या था, 42वें संविधान संशोधन से पहले की स्थिति ये थी कि इस पर सिर्फ राज्य कानून बना सकता था। ठीक है, अब जब ये किया गया तो इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। तो जब संशोधन हुआ तो एक संविधान संशोधन हुआ 86वां, तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में होता है, इसके तहत क्या किया जाता है, आर्टिकल जोड़ा जाता है, एक आर्टिकल 21A। इसमें कहा जाता है शिक्षा का अधिकार, लेकिन उसके अंतर्गत कहा जाता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट है। क्या है, शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, ये चीज़ देख लेंगे। इसी के साथ एक याद रखेंगे कि जो आर्टिकल 45 है, क्या है आर्टिकल 45, ये कहाँ है, ये डीपीएसपी में, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वहाँ पर एक आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 में क्या कहा गया है कि जो राज्य है वो सभी बच्चों के लिए क्या है कि बचपन की शिक्षा, उनका देखभाल का प्रबंधन करेगा। अब यही प्रावधान किसमें किया गया, मूल कर्तव्यों में भी किया गया है। तो वहाँ पे आर्टिकल 51 ए के में इसका पार्ट, जो सब पार्ट के है, यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे कहा गया है कि जो 11वां मूल कर्तव्य होगा वो क्या होगा, वो होगा कि माता पिता की जिम्मेदारी होगी, माता पिता अभिभावक की जिम्मेदारी होगी कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करें, शिक्षा के पर्याप्त अवसर दें। यानी शिक्षा के अवसर दें, ये किसका काम होगा, माता पिता का काम होगा। कितने वर्ष की आयु तक, तो 6 से 14 वर्ष की आयु तक। ये स्टैटिक जानकारी जो हमने कवर की। अब इस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ जानकारी आई, जो एस रिपोर्ट निकाली गई। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि इसमें कहा गया कि जो भारत में उच्च शिक्षा है उसमें कुल सकल नामांकन अगर पूछे तो 30% हो गया है। कितना हो गया है, 30%। 30% का हो गया, सकल नामांकन हो गया, सकल नामांकन हो गया है। कहाँ पे, उच्च शिक्षा में। किसमें, जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में क्या हो गया है, 30% का सकल नामांकन हो गया है। आगे यही रिपोर्ट बताती है कि जो उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक है उच्च शिक्षा में, तो वो है 1.08। क्या है, 1.08 क्या है, लैंगिक समानता सूचकांक है उच्च शिक्षा में। लैंगिक समानता सूचकांक क्या है, उच्च शिक्षा में 1.08 है। क्योंकि शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का विषय है, तो ये हो गया। आगे हम क्या देखेंगे कि जो सकल नामांकन अनुपात है जो 30% हो गया है, इसे 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है। इसे 2035 तक कितने करने का लक्ष्य रखा गया कि इसे 2035 तक 50% किया जाएगा। कितना, 2035 तक 50% करने का एक लक्ष्य रखा गया है। ये चीज़ें हो गई। आगे क्या देखेंगे, आगे देखेंगे हम कि इस आर्टिकल से जुड़ी कोई और चीज़ तो नहीं छूटी। इस आर्टिकल से जुड़े हमने क्या कर लिया, इसका नामांकन अनुपात कर लिया, लैंगिक समानता सूचकांक भी देख लिया, इसमें कितना है, लक्ष्य भी देख लिया, रिपोर्ट किसके द्वारा निकलती है देख लिया, शिक्षा के बारे में देख लिया, आर्टिकल देख लिए। तो ठीक है, ये आर्टिकल यहीं पे पूरा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल वो है पोषण ट्रैकर के बारे में। कहा गया है कि जो भारत का तत्क्षण पोषण निगरानी क्या है, प्लेटफॉर्म है। तो पोषण ट्रैकर जो है, पोषण ट्रैकर क्या है, एक एप्लीकेशन है। किस, कौन सा मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जाता है, तो जो मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से क्या है, एक संचालित करने वाला मोबाइल आधारित एक एप्लीकेशन है। अगर हम बात करें पोषण ट्रैकर की, क्या है पोषण ट्रैकर, तो पहली बात ये क्या है, याद रखेंगे, ये है मोबाइल एप्लीकेशन। एक चीज़, तो पोस्टर ट्रैकर क्या है, ये है मोबाइल एप्लीकेशन, याद रखना है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम बात करें इसे कब लॉन्च किया गया है, तो क्या चलाया गया था, एक मिशन सक्षम, क्या चलाया गया था, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी प्रोग्राम चलाया गया था। क्या चलाया गया था, मिशन सक्षम आंगनबाड़ी प्रोग्राम चलाया गया। अब जो आंगनबाड़ी प्रोग्राम चलाया गया उसी के तहत इसको लॉन्च किया गया था। क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि जो आंगनबाड़ी है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, हम वहाँ पे क्वालिटी क्या देंगे, सर्विस देंगे, यानी सेवा वितरण करेंगे, यानी क्वालिटी सर्विस देंगे।
इसके अलावा लाभार्थियों को कवर करेंगे, यानी जो बहुत बड़ा एरिया है, ब्रॉड एरिया है लाभार्थियों का, उसको इसके अंदर लाएंगे और क्या करेंगे, डिजिटल उपकरण की तरह इसके यूज करेंगे। तो ये चीज़ें बताई गई थी इसमें। अब क्या बताया गया, अब वर्तमान स्थिति में क्या कहा गया, जो पोषण अभियान है ये क्या किया गया, वर्ष 2018 को क्या हुआ, राजस्थान के झुंझुनू से शुरू हुआ। तो अगर सीधा क्वेश्चन पूछ ले हमसे कि पोषण अभियान कहाँ से शुरू किया गया, तो पोषण अभियान शुरू हुआ राजस्थान के झुंझुनू से। कहाँ से, राजस्थान के झुंझुनू से, वर्ष 2018 में। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है, इसमें नहीं भूलना है हमें। कब शुरू हुआ, वर्ष 2018 में राजस्थान के झुंझुनू से शुरू हुआ। अब क्या हुआ, अब इसी के तहत एक प्रोग्राम है आधारशिला लॉन्च किया गया। एक प्रोग्राम का नाम क्या है, आधारशिला, वो इसी के तहत लॉन्च हुआ। और आधारशिला जो है ये 2024 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल करेंगे। किसके लिए, 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। और जो बच्चा उसमें से खेल कला और कहानियों के माध्यम से क्या करेगा, ग्रेड 1 के लिए जो है बच्चों की नींव की मजबूती देगा। तो ये चीज़ें हो गई। अब सीधे क्वेश्चन इसमें से क्या क्या पूछा जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय पोषण मिशन कहाँ से शुरू हुआ, भैया 2018 से शुरू किया गया, याद रखेंगे बिल्कुल। आगे क्या याद रखेंगे, कि जो आधारशिला कार्यक्रम है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, ये ध्यान दे लिया, इसमें हो गया। अब इसी के साथ ये आर्टिकल कंप्लीट होता है। इतनी जानकारी जो आज है, आज पीआईबी में दी गई थी इस आर्टिकल से रिलेटेड। आगे क्या है, ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय बैठक शुरू हुई कहाँ पे, कोच्चि में। ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर ली है कि जो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत क्या हुआ है, ब्रिक्स महिलाओं के मंत्रिस्तरीय का क्या हुआ है, बैठक शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है, तो 8 जुलाई से शुरू हुआ है। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब इसके बाद इसमें से क्या क्या देखेंगे, इसमें के बाद देखेंगे जो हम ब्रिक्स के बारे में अगर थोड़ी जानकारी फिर से एक बार देख लें। क्या देखना है ब्रिक्स के बारे में, कि जो ब्रिक्स है इसकी स्थापना कब होती है। ब्रिक्स की स्थापना की जाती है वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में 4 देश जो शामिल हैं इसमें, ब्रिक नाम था इसका तब, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। तो ये 4 देश मिलकर के क्या बनाते हैं, ब्रिक बनाते हैं। वर्ष 2010 में क्या होता है, वर्ष 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है और इसका नाम बदल के क्या हो जाता है, ब्रिक्स हो जाता है। ब्रिक्स हो जाता है इसका नाम बदल के जब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होता है। क्योंकि अब क्या बात की गई कि अब इसमें कितने सदस्य हैं, अगर वर्तमान में इसके सदस्य की बात करें तो वर्तमान में इसके सदस्य में है ब्रिक्स हो गया, तो ब्रिक्स 5 सदस्य हो गए, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब वर्तमान में कौन कौन से सदस्य और जुड़ गए हैं, एक सदस्य जुड़ गए इजिप्ट, एक सदस्य याद रखना इथोपिया, एक सदस्य ईरान, एक सदस्य यूएई, और ये सब क्या है इसमें शामिल हुए। अब क्या किया गया है कि जो सऊदी अरेबिया है उसकी प्रक्रिया, तो वो भी शामिल है इसी में। वो किस में शामिल है, इसी में शामिल है, तो सऊदी अरबिया भी शामिल हो गया। अब इसके बाद क्या देखें कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो किससे रिलेटेड है, इसी ब्रिक्स से रिलेटेड है। यानी ब्रिक्स से रिलेटेड एक संस्था याद रखनी है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ, ये याद रखना, इसका मुख्यालय है संघई। संघई कहाँ है, चीन में। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब इसमें सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारत की अध्यक्षता में अभी ब्रिक्स की बैठक की जा रही है, कहाँ की जा रही है, भैया ये करे कोच्चि में। याद रखना, सीधा सवाल कोच्चि में की जा रही है। आगे क्या देखेंगे, आगे अगर देखेंगे कि तो पूछ लेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्या हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चीन में है। यह चीज़ याद रखेंगे। अब हम देखते हैं अगला आर्टिकल। इस आर्टिकल से जुड़े बस इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ब्रिक्स देख लें, और जो इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ पे हो रहा है, तो कोच्चि में हो रही है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे कि डीआरडीओ ने क्या क्या लंबी दूरी की निर्देशित रॉकेट पिनाका का सफल परीक्षण किया। किसने किया, डीआरडीओ ने किया। अब क्या देखेंगे, जो ये परीक्षण किया गया है डीआरडीओ का, डीआरडीओ के द्वारा किया गया, कहाँ से किया गया, तो किया गया उड़ीसा के चांदीपुर। चांदीपुर में क्या है, एकीकृत परीक्षण रेंज जो है आईटीआर है, वहाँ से किया गया है। यानी उड़ीसा के चांदीपुर से क्या किया गया है, इसका परीक्षण किया गया है। ये चीज़ देख लिया। आगे देखेंगे कि जो इसका, इससे डीआरडीओ की क्या किया गया है, डीआरडीओ और एक संस्था है इससे रिलेटेड, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आयुध अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान, यानी एआरडीए कहते हैं, एआरडीई। इसका पूरा नाम क्या है, आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान। इसके द्वारा प्लस डीआरडीओ के द्वारा क्या किया गया है, मिल करके इसका क्या किया गया है, विकास किया गया है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। अगर हम पिनाका की बात करें तो पिनाका क्या है, एक स्वदेशी है। ये क्या है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। अब क्या होगा, अब ये जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो पिनाका नाम दिया गया है, भगवान शिव का एक धनुष का नाम था। तो जो भगवान शिव के धनुष का नाम क्या था, वो पिनाका था, तो उसी के नाम पे इसका नाम क्या रखा गया है, पिनाका रखा गया है। अब जो इसकी रेंज होगी, जो पिनाका की रेंज है, इसकी अगर पिनाका जो पहली श्रेणी की है तो उसकी रेंज लगभग है 40 किलोमीटर तक, लेकिन जो दूसरी श्रेणी की है उसकी रेंज लगभग 75 किलोमीटर है। तो क्या होगा, तो इसकी रेंज कितनी है, आप ऐसे याद रखेंगे मोटा मोटी कि इसकी रेंज 75 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। दूसरी चीज़
ये पिनाका नाम क्यों रखा गया, भगवान शिव का धनुष था इसलिए उसका नाम पिनाका से पिनाका कर दिया गया, ठीक है, वो चीज़ याद रखेंगे। इसके अलावा क्या याद रखेंगे कि इसे भारतीय सेना ने विकसित किया है, स्वदेशी रूप से विकसित किया है, डीआरडीओ और एआरडीए ने क्या किया है, मिल करके इसकी स्थापना की है। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर पूछ ले कि इसके उद्घाटन सॉरी इसका परीक्षण कहाँ से किया जाता है, तो चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है, ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे जो पिनाका है ये क्या है, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम याद रखना है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। कभी सीधा क्वेश्चन यही ना दे दे कि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का उदाहरण कौन सा है, तो सीधे ऑप्शन में क्या होगा, पिनाका होगा, ये चीज़ याद रखेगी। दूसरी अगर इसकी क्षमता देखें तो 75 किलोमीटर तो मैंने बताई, ये ऑप्शन में हो 60 किलोमीटर से अधिक, सही बात है, 75 हो तो भी सही है, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जो अगला आर्टिकल किससे रिलेटेड है कि भारत आसियान व्यापार समझौते की तरफ। तो भारत आसियान व्यापार समझौते से रिलेटेड क्या चीज़ है कि जो इसकी बैठक है नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। अब इसमें स्टैटिक से जुड़ा पार्ट अगर इसका हम देखें तो वो है आसियान। कभी आसियान से क्वेश्चन ना पूछ ले सीधा, तो अगर आसियान से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो क्या होगा कि आसियान की स्थापना कब होती है, तो आसियान की स्थापना होती है 1967 में। कहाँ होती है, थाईलैंड में क्या होता है, बैंकॉक घोषणा। तो थाईलैंड यहाँ पे बैंकॉक घोषणा से क्या होती है, आसियान की स्थापना होती है बैंकॉक घोषणा से। अब बात करें अगर इसका सचिवालय कहाँ, तो इसका सचिवालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। इसकी चर्चा मैंने कर ली है पहले ही आपसे। जकार्ता इंडोनेशिया में क्या है, इसका सचिवालय स्थित है, ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि आसियान के जो 10 सदस्य देश हैं इनके नाम क्या क्या है, तो पहला नाम इसमें सदस्य देश क्या है, पहला सदस्य इसका ब्रुनेई, दूसरा क्या है कंबोडिया। ये 10 सदस्य देश देख लेते हैं कि इनका नाम ना पूछ ले आपसे, इसमें से कौन सा नहीं है, कौन कौन से हैं। फिर इंडोनेशिया, फिर लाओस, फिर पांचवा मलेशिया, छठा म्यांमार, सातवां फिलीपींस, आठवां सिंगापुर, नवा थाईलैंड और 10वां कौन सा होगा, वो होगा वियतनाम। तो ये 10 देश हो गए जो इसमें शामिल हैं, किसमें, आसियान के सदस्य देश हैं। कौन कौन सा, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ये क्या हो जाएंगे, ये सदस्य देश हो गए। तो अगर पूछ ले कि जो भारत ने किस देश के साथ मिलकर ये 13वां जो आसियान भारत व्यापार समझौता हुआ है तो इसकी अध्यक्षता की है, तो भारत और क्या किया है, मलेशिया ने क्या किया है, मिल करके इसकी अध्यक्षता की है। किसने किसने, तो याद रखना है भारत प्लस मलेशिया, इन दोनों देशों ने मिल करके क्या किया है, इसका अध्यक्षता की है, ये याद रखेंगे। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया, आपको बता दिया। स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत हुई है, ये याद रखेंगे। इसी के साथ क्या होता है, आज का जो हमारा पीआईबी का डिस्कशन है ये यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि आज पीआईबी में बहुत कम इन्फॉर्मेशन पब्लिश की गई, और जो भी पब्लिश की गई उसका हमने स्टैटिक पार्ट भी कवर कर लिया आपके साथ में, ताकि करंट सिर्फ ये ना हो कि हम एक न्यूज़ इकट्ठा कर लें। जैसे ये न्यूज़ है, क्या न्यूज़ है कि जो आसियान का भैया 13वां व्यापार समझौता है कहाँ हुआ, ये भारत के नई दिल्ली में हो, किसकी अध्यक्षता में, सह अध्यक्षता में, तो भारत और मलेशिया के साथ अध्यक्षता में। ये तो एक इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन स्टैटिक क्वेश्चन क्या है, आसियान से ही कोई स्टेटमेंट ना बना दे और हमें उसी स्टेटमेंट की जानकारी ना हो। तो अगर आपको इसकी ऑफिशियल पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको हमारे जो चैनल है जीएस आख्यान उस पर मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।